हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची और आज हम एक मजेदार म्यूजियम और उससे जुड़े रहस्य की स्टोरी को देखने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो आपने म्यूजियम को अक्सर दिन में ही खुलते हुए देखा होगा ना, लेकिन भाई हमारी स्टोरी का जो म्यूजियम है ना, वो आधी रात को खुलता है और कुछ स्पेशल लोग ही वहाँ पर स्पेशल चीजें देखने के लिए आते हैं। लेकिन अचानक से एक नॉर्मल लड़के की लाइफ उस म्यूजियम से जुड़ जाती है और बहुत कुछ उसके साथ में उसकी लाइफ में उसे देखना और झेलना पड़ता है। तो पूरी स्टोरी को जानने के लिए स्टोरी को एंड तक जरूर देखिएगा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत यूनिक भी है, आपको काफी पसंद आएगी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ना अपने कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डॉम, एक नॉर्मल लड़का जो कि कॉफी शॉप पर काम करता है। लेकिन फिर एक दिन उसे और उसके दोस्त जिम को अचानक से जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर आता है याथा, जो कि एक ऐसे म्यूजियम का मालिक है जिसमें रखी हर चीज शापित है और वो म्यूजियम सिर्फ आधी रात को ही खुलता है। कहानी की शुरुआत में एक बूढ़ा आदमी याथा के म्यूजियम में डरते हुए आता है। याथा से पूछता है कि क्या ये वही म्यूजियम है जहाँ पर शापित चीजें रखी जाती हैं, तो याथा हमें जवाब देता है और वो बूढ़ा आदमी याथा को एक टाइपराइटर दिखाता है जो कि अचानक से अपने आप ही चालू हो गया था। और ये देखकर तो वो उसे वहीं पर छोड़कर डरकर भाग जाता है, क्योंकि दोस्तों वो टाइपराइटर अपने आप ही चीजें टाइप करने लग जाता था। यानी कि दोस्तों वो टाइपराइटर शापित था जिससे लिखी हुई चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होती थी। फिर तो नेक्स्ट सीन में हम याथा को एक कॉफी शॉप में देखते हैं जहां टॉम और जिम काम करते हैं। और हमेशा की तरह ही याथा एक कॉफी ऑर्डर करता है कि तभी ये शॉप का ओनर आकर टॉम और जिम को जॉब से निकाल देता है, क्योंकि अब वो ये शॉप बंद करके बाहर जा रहा था। दोनों ही काफी सैड हो जाते हैं। डॉम याथा को उसकी कॉफी देता है कि तभी याथा उसे अपनी म्यूजियम का कार्ड रखते हुए वहाँ काम करने का उसे ऑफर देता है। डॉम उस कार्ड को देखता है और उससे पहले कि उसकी नजर जिम पर पड़ती है, जो कि ओनर को मार के सारे पैसे चुरा कर वहाँ से ले जा रहा होता है। डॉम उसे रोकता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, जिससे कि फिर डॉम तो जिम की बाइक की चाबी पार खड़े दो बंदों के पास फेंक देता है, जो कि उसकी बाइक वहाँ से ले जाते हैं। और जिम भी उनके पीछे जाता है, क्योंकि भाई ये बाइक उसकी दिल और जान से प्यारी जो थी। टॉम भी फिर उस ओनर को संभालने के साथ साथ याथा का दिया हुआ कार्ड लेकर कुछ सोच रहा होता है। जिसके बाद ही फिर रात के टाइम पर अचानक से टॉम की आंख खुलती है और उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जैसे ही वो उठकर अपने रूम से बाहर देखता है तो वहाँ उसकी मकान मालकिन रेंट ना भर पाने के कारण उसे वहाँ से निकाल देती है। बेचारा टॉम घर के बाहर बैठकर सोचने लग जाता है कि आखिरकार अब वो क्या करेगा, कि तभी जिम अपने दोस्तों के लेकर उसे मारने के लिए पहुंच जाता है। टॉम तो उन्हें देखकर वहाँ से भागने लगता है और एक जगह आकर गिर जाता है कि तभी याथा वहाँ पहुंचकर सबको पीछे हटने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुन रहा था, तो वो सबकी अच्छी खासी धुनाई कर देता है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। साथ ही वहाँ पर गैस पाइप को तोड़कर उसने धुआं फैला दिया था, जिससे कि सभी को आसपास का दिखना बंद हो जाता है। और याथा टॉम को अपने साथ में मैजिक से म्यूजियम में ले आता है, यानी कि अपनी सुपरनेचुरल पावर का यूज करके। तो फिर म्यूजियम में टॉम होप से मिलता है और होप टॉम को अपने बारे में सब कुछ बताकर उसे म्यूजियम दिखाने लगता है। तो म्यूजियम घूमते हुए टॉम को एक दरवाजे से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, लेकिन होप के आते ही वो आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। होप फिर उसे बताता है कि याथा ने इस म्यूजियम की हर एक चीज को ना खुद से जमा किया है, जो कि वो काफी टाइम से करते हुए आ रहा है। और ये म्यूजियम उसके लिए बहुत खास है और इसलिए कुछ खास लोग ही सिर्फ इसे देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। ये सब कुछ सुनते ही टॉम होप से याथा के बारे में सब कुछ पूछने लग जाता है कि वो कौन है और उन्होंने ये सब आखिरकार कैसे इकट्ठा किया और आखिर उनकी एज क्या होगी। लेकिन होप उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसे उसका काम समझा देता है कि उसे यहाँ पर क्या करना होगा। डॉम से ये बोलते हुए कि तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो, बस रूम नंबर 16 में मत जाना, ये बोलकर उसे उसके कपड़े देकर वहाँ से चला जाता है। याथा भी वहीं सीसीटीवी से सब कुछ देख रहा था। और इसके बाद डॉम को एक लड़की मिलती है, जो कि डॉम को बताती है कि वो भी यहाँ पर काम करती है और बहुत पहले से, और यहाँ पर रखी हुई सारी चीजें किसी न किसी कहानी से जुड़ी हुई हैं, जिसमें से मुझे रेड वेडिंग ड्रेस की कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो इस कहानी का क्या राज है ये तो हमें आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट सीन में डॉम म्यूजियम की चीजें देखने लग जाता है और जोन 16 रूम में पहुंच जाता है, जहां पर रखा हुआ एक स्टैचू डॉम को अपने वश में कर लेता है। याथा डॉम को आकर संभालता है कि तभी रेड वेडिंग ड्रेस याथा को मारने के लिए सीधा आगे बढ़ रही होती है। याथा होप से कहकर वहाँ की लाइट्स को सेट करने के लिए बोलता है।
जिसे की ड्रेस तो वहाँ से भागी जाती है तो यादा उसके पीछे जाता है उसे पकड़ने के लिए। यानी कि दोस्तों वो भी शापित ही थी। फिर तो वही डॉम एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था, लेकिन अचानक से उसे होश आ जाता है और वो कोई आवाज सुनता है और फटाफट से जल्दी से यादा को वापस बुलाकर लेकर आता है, जहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि ये आवाज तो उस टाइपराइटर से ही आ रही थी। यादा फिर वहाँ पर पड़ा हुआ एक पेपर पढ़ता है जिसमें कि उनके मिडनाइट म्यूजियम की एंडिंग लिखी थी कि आज वो ऐसे खत्म हो जाएगा कि उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। वेल तो ये देखते ही यादा फिर एक नई एंडिंग लिखने के लिए उस टाइपराइटर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वेडिंग ड्रेस आकर यादा को अपने साथ में ले जाती है, उसे मारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उस टाइपराइटर के पास में डॉम एक आदमी को देखता है जो कि अपनी स्टोरी की एक अच्छी एंडिंग लिखना चाहता था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी डॉम उसे उसकी स्टोरी पूछता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। जैसे ही वो आदमी उसे अपनी स्टोरी बता रहा होता है जिसमें एक लड़की जो कि हमेशा से ही रेड वेडिंग ड्रेस पहनती रहती थी, वो फिर एक दिन शादी करने जा रही थी, लेकिन एंड टाइम पर उसके ग्रूम की डेथ हो जाती है और फिर उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर वो आगे क्या करे, क्योंकि उसके ग्रूम की डेथ उसकी गलती की वजह से ही हुई थी, जिसका उसे काफी गिल्ट होता है। होप ने भी टॉम की वॉइस को स्पीकर पे डाल दिया होता है, जिसकी वॉइस सुनते ही वो वेडिंग ड्रेस यादा को छोड़कर वापस अपने क्रिएटर के पास में पहुंच जाती है, जहां वो आदमी अपना कैरेक्टर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जैसे ही फिर डॉम भी उस स्टोरी की एंडिंग लिखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो क्रिएटर ड्रेस से बोलकर डॉम को ही पकड़वा देता है और स्टोरी लिखने लगता है। यादा भी वहाँ पर पहुंचकर उस क्रिएटर को रोकने की कोशिश करता है और वो खुद एक अच्छी सी एंडिंग लिखकर स्टोरी को ही खत्म कर देता है। साथ ही उसने क्रिएटर को भी उसकी एंडिंग उसके कान में बता दी होती, जिसे सुनते ही क्रिएटर उस ड्रेस की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और इस लड़की से उसका नाम पूछते हैं, क्योंकि स्टोरी चेंज होने की वजह से सब उसका नाम भूल गए थे और इसीलिए उसने अब अपना नाम जून रख लिया था। सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ का इमरजेंसी अलार्म बज जाता है और यादा और डॉम जल्दी से फिर अंदर जाकर देखते हैं कि कुछ लोग जोन 16 रूम नंबर का सामान चुरा रहे थे। दोनों ही फिर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उन दोनों को मारकर बेहोश कर देते हैं। जब डॉम को होश आता है तो यादा उसको वही कार्ड दिखाता है जो कि उसने उसे जॉब के लिए ऑफर किया था। डॉम ने तो उसे खो ही दिया था, लेकिन फिर किसी ने उसे उठा लिया था और इसीलिए वो लोग वहाँ पर आए हुए थे। यानी कि भाई सारी गलती डॉम की थी और इसीलिए वो फिर उसे इस चोरी की जिम्मेदारी लेने के लिए कहता है और साथ ही सारा माल वापस लाने के लिए भी बोलता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में ये पता लगता है कि चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिम और उसके दोस्त ही थे, जो कि डॉम से बदला लेना चाहते थे और वही सब सारे माल को चेक करके उसका प्राइस ब्लैक मार्केट में देखते हैं। बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि हर माल की कीमत करोड़ों में थी। दोस्तों सबके सब सोच में पड़े हुए होते हैं। वहाँ पर किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये मिस्टीरियस म्यूजियम वहाँ पर कब और कहाँ से आया, क्योंकि वो लोग तो बचपन से ही यहाँ पर रह रहे थे। पर तो वहीं जिम उस माल वाले ट्रक को चला रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके पास की रखी चीजें उड़कर सामने ही आ जाती हैं, जिसे जिम ट्रक को ठोक देता है। फिर तो फिर ट्रक खराब होने के बाद सभी लोग वहीं पर दूसरे ट्रक का वेट करने लग जाते हैं, जो कि नेक्स्ट डे ही वहाँ पर आने वाला था। और इनकी बातों से पता लगता है कि ये चोरी तो वही उनसे किसी ने करवाई है, लेकिन वो कौन है ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता लगेगा। वही होप यादा को चोरी की इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव टॉम से बात करने के लिए कहता है कि तभी टॉम आकर यादा को बता देता है कि चोरी जिम ने की है, जिसे सुनते ही वो तो गुस्से में टॉम के ऊपर ही चिल्लाने लगता है और वहाँ से उसे जाने के लिए बोलता है। जैसे ही टॉम वहाँ से जा रहा होता है, जून उसे समझाती है कि तुम्हें तो यहाँ पर आवाज सुनाई देती है, जिसका साफ मतलब है कि तुम कोई आम आदमी नहीं हो, तुम बहुत ही खास हो और इसलिए अभी घर जाकर उन आवाजों को ध्यान से सुनने की कोशिश करो और ये पता लगाओ कि आखिरकार जिम उन चीजों को कहाँ पर लेकर गया है, वो कहाँ रखी हैं। तो टॉम उसे ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर आकर अपने बेड पर लेटकर कुछ महसूस करने की कोशिश करता है कि तभी उसे एक ब्लैक शैडो घोस्ट दिखाई देता है और वहीं जिम और उसकी टीम देखती है कि कुछ सामान ट्रक में रह गया है, जिसे कि दो लोग वापस से ट्रक में सामान लेने के लिए जाते हैं। जैसे ही ट्रक से एक आदमी एक चाकू को लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक सांप आकर उसे काट लेता है, उसकी वहीं डेथ हो जाती है। ये देखकर फिर वो दूसरा आदमी उस सांप को बेरहमी से मार डालता है। लेकिन फिर अचानक से वही पहला आदमी अचानक से जिंदा होकर सांप को ही काटने लग जाता है, जिसके हाथ में शापित चाकू था और इसे मारने के बाद वो आदमी अजीब सा जानवर जैसा बन जाता है, जैसे कि वो भी पूरी तरह से शापित हो गया और किसी के वश में हो।
तो फिर डॉम वापस आकर जून को उस खोज के बारे में बताता है कि तभी जून उसे शांत मन से सोचने के लिए बोलती है। जैसे ही टॉम अपना ध्यान लगाता है उसे जिम का पता लग गया था, जिससे कि वो तो उनकी तरफ जाने लगता है और वही याथा कैमरे में सब जगह उस ट्रक को ढूंढ रहा था जहाँ उसे डॉम दिखता है। होप को लेकर फटाफट से वो उसके पीछे जाता है और वही सांप वाला आदमी आकर उनके सभी साथियों को एक एक करके मारने लगता है, वो भी काफी बेरहमी से, जैसा कि आप देख ही सकते हो। तो फिर उसके पास सभी लोग किसी न किसी जानवर में तब्दील हो रहे थे और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद ही टॉम वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे जिम काफी ज्यादा जख्मी हालत में मिलता है। टॉम फिर उसे उठाकर वहाँ से ले जा रहा होता है। वो देखता है कि वहाँ पर मरे सभी के सभी आदमी वापस से जिंदा होकर कोई न कोई जानवर जैसी हरकतें कर रहे होते हैं और फिर एक आदमी टॉम को पकड़ लेता है। ये देखकर जिम तो उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़कर भाग जाता है कि तभी देखते ही देखते फिर अचानक से डॉम की हिडन सुपरनेचुरल पावर से एक शैडो घोस्ट वहाँ पर आ जाते हैं, डॉम को बचा लेते हैं। याथा भी वहाँ पर पहुँच गया था और उन सब से वो भी लड़ रहा होता है कि तभी एक आदमी याथा को शापी चाकू से मार देता है, जिससे कि याथा बेहोश होने लगता है। ये देखते ही डॉम फटाक से वहाँ पर पहुंचकर अपनी सुपरनेचुरल पावर से उन शैडो को बुला लेता है, जहाँ वो शैडो उन आदमियों को अपने साथ में जमीन के अंदर ले जाती हैं। उनके जाते ही होप वहाँ पर आकर याथा और डॉम को म्यूजियम ले आता है। नेक्स्ट सीन में फिर डिटेक्टिव बॉम्ब क्राइम सीन पर आकर सभी बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लेती है और वहीं हम याथा को एक बूढ़े आदमी से बात करते हुए देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर वो से कहता है कि वो अब अमर होने से काफी परेशान हो चुका है और वो आदमी उसे बता रहा होता है कि तुम जो भी कर रहे हो ना बिल्कुल सही कर रहे हो। और ये बोलकर चुटकी बजाते ही याथा वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है, जिसका साफ मतलब तो यही था कि याथा भी किसी और दुनिया में था। और यहाँ ये भी पता लगता है कि वह बूढ़े आदमी होप के दादाजी थे, जो कि कभी कभी याथा की यादों में उनसे मिलने के लिए हमेशा ही आया करते थे। तो तभी बाम उन्हें कॉल करके बताती है कि बॉडी के पास में शार्पी चीजें गायब हो गई हैं और वहीं उन बॉडीज से एक तितली निकलकर मात नाम के लड़के के ऊपर जाकर बैठ जाती है, जहां मात होश में आकर एक रिन नाम की लड़की को काफी जोरों से घूर रहा होता है। और वहीं डॉम याथा के बारे में जून से पूछता है कि आखिर वो मरकर जिंदा कैसे हो गया, तो जून उसे बताती है कि एक श्राप की वजह से ही हुआ है। जैसे ही वो आगे कुछ बोलने वाली होती कि तभी याथा आकर डॉम से उसकी हिडन पावर्स के बारे में पूछता है कि जहाँ पर तभी बॉम और होप आकर उसे बताते हैं कि कोई म्यूजियम की चीजें चुराकर वहाँ से ले गया है, लेकिन वो कौन था ये तो हमें याद ही नहीं आ रहा है। तभी फिर जून भी उन्हें बताते हुए कहती है कि ये सब कुछ पक्का उस मौत और विजन की वजह से ही हुआ होगा और ये वो तितलियां ही होती हैं दोस्तों, जो कि लोगों का खून चूस कर उनकी मेमोरीज को मिटा देती हैं। जो भी इंसान उसे खा लेता है उसे उस इंसान की मेमोरी के विजन आने लग जाते हैं, जिसका खून उसके अंदर होगा। तो वहीं दूसरी तरफ रिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ में डेट पर निकली हुई होती है, क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी जो थी जिसके जाते ही मात उसके घर में घुसकर उनका सारा एनिवर्सरी केक खराब कर देता है और पूरे घर को तबाह कर देता है और एक फोटो निकाल कर उसे देख रहा होता है, जहाँ ये पता लगता है कि रिन उसकी एक्स है और इसलिए उसे पता है कि रिन कौन सी चीज कहाँ रखती थी। जिसके बाद मात अपने घर जाकर अजीब हरकतें करने लग जाता है और एक बटरफ्लाई को खा लेता है, जिससे कि उसे रिन की यादें आने लगती हैं, क्योंकि इस बटरफ्लाई ने उसके पेट का खून चूस जो लिया था, जिसने कि रिन और मात को हमेशा साथ में ही देखा था और इसलिए मात को रिन की भी यादें आने लग जाती हैं। और वहीं रिन और उसका बॉयफ्रेंड घर की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिनका बॉयफ्रेंड वहीं पर मात और उसकी साथ वाली फोटोज भी देख लेता है और उसके बाद वो लोग घर की ऐसी हालत की रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं, जहां होप और बॉम भी होते हैं, लेकिन उनका ध्यान उनकी बातों पर नहीं जाता। पुलिस ऑफिसर उन्हें कहता है कि उस लड़के के खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं है और इसलिए हम उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगा सकते हैं जब तक कुछ सीरियस ना हो। वहीं दूसरी तरफ डॉम आंख बंद करके मात के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो देखता है कि मात उन बटरफ्लाइज को खा रहा था और फिर अचानक से उसकी सांसें अटकने लगती हैं। उसके मुंह से एक बटरफ्लाई निकलती है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं रिंग मात से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे काफी बेरहमी से मार डालता है। फिर तो उसके बाद बटरफ्लाइज रिन का खून चूसने लग जाती हैं और मात एक एक करके उनको खाने लग रहा था, जिससे कि उसे रिन की मेमोरीज याद आ जाती हैं। जिससे कि उसे ये भी पता लग गया था कि रिन और उसके बॉयफ्रेंड का झगड़ा हुआ था, क्योंकि उसने रिन और मात की एक साथ वाली फोटो जो देख ली थी। तो रिन का बॉयफ्रेंड रिन के घर आता है, जहाँ पर वो उसे नहीं मिलती है। वो उसे कॉल करता है, जिसकी बेल उसे मात के घर पे सुनाई देती है। जैसे ही वो अंदर आता है, जहाँ उसे रिन का फोन दिखता है कि तभी मात फिर पीछे से आकर उसे भी काफी बेरहमी से मार देता है।
वहीं दूसरी तरफ जैसे ही टॉम होश में आता है, याथा उसे डांट रहा होता है कि उसे ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता था, काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद जून आकर उसे उसका हाल पूछती है, उसे बताती है कि याथा की बातों का बुरा मत मानना, वो तो बस तुम्हारी चिंता करता है। ये सुनते ही टॉम फिर से अपनी आंखें बंद करके मात को ढूंढने की कोशिश करता है और जून उसे रोक रही होती है क्योंकि वो फिर से बेहोश ना हो जाए, लेकिन टॉम उसे यकीन दिलाते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अब कुछ नहीं होगा क्योंकि मुझे कंट्रोल करना आ गया है। और वो अपनी आंखें बंद करके मात को देखता है, जहाँ पर उसे रिन की डेड बॉडी दिखाई देती है और वो जल्दी से जाकर याथा को बताता है। उसके बाद सभी मात के घर को ढूंढकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारी तितलियां भी दिखाई देती हैं। वो लोग उनका पीछा करते हैं और अंदर आकर वो रिन और उसके बॉयफ्रेंड की बॉडी देखते हैं और मात अपनी यादों में खोया हुआ होता है और बहुत सारी तितलियां टॉम और याथा पर हमला कर देती हैं। दोनों का ही प्रोटेक्ट करने के लिए जून फिर अपनी रेड वेडिंग ड्रेस वाले रूम में आ जाती है और उन्हें मात के पास में जाने को बोलकर वो खुद उन बटरफ्लाई से लड़ रही होती है, जहाँ पर मात भी सबसे लड़ने लग जाता है। टॉम और याथा उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि तभी रिन अचानक से जिंदा होकर मात को किस कर लेती है और याथा ये देखकर समझ जाता है कि वो शैतान बन चुकी है और इसलिए वो उसे वहीं पर जला देता है। जो कि मात को बर्दाश्त नहीं होता, वो भी इसके साथ में वहीं जल जाता है। उसके बाद याथा बाम को फिर एक तितली देता है जिससे कि उसकी मेमोरी वापस आ जाती है और वो सबको बताती है कि उसने देखा था कि बहुत सारे लोग जोन 16 रूम के सामान को उठाकर कहीं पर लेकर जा रहे थे, जिसके बाद याथा खुद एक तितली में टॉम का ब्लड डालकर उसे खा जाता है और उसकी मेमोरीज को देखने की कोशिश करता है। लेकिन भाई इसमें तो सिर्फ वही मेमोरीज होती हैं जब वो उसके साथ था और उसके पास्ट की कोई भी मेमोरी उसमें नहीं थी। और ये बात याथा के लिए काफी शॉकिंग होती है। वो तो ये सोचने लग जाता है कि आखिर टॉम है कौन। सो कहानी में अब दोस्तों एक और ट्विस्ट आने वाला है। फिर तो वही बाम ने भी पोस्टमार्टम के लिए सभी लोगों की बॉडीज को भेज दिया था जिन्होंने चोरी की थी, लेकिन वो हो नहीं पाई थी। वैसे तो वो टोटल 5 थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 4 की बॉडी थी। ये बात जैसे ही बॉम को पता लगती है वो काफी शॉक हो जाती है और वहीं जिम जो कि बचकर भाग गया था वो सारा सामान लेकर जा रहा होता है। जिसने उससे सामान मंगाया था उससे कॉल करके वो पैसों की डिमांड करता है। वो मिस्टीरियस इंसान भी ठीक है बोलकर कॉल कट कर देता है। जिम फिर अपने फोन में एक फोटो देखता है जिसमें कोई और ही लड़का था और बैग में भी उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। चमकती बॉल को हाथ लगाता है जिससे कि जिम उसकी पावर से जल जाता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। और दोस्तों देखते ही देखते वो मिस्टीरियस बॉल भी अचानक से गायब हो गई थी। सीन शिफ्ट होता है, पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक दिन जिम ने टॉम को कॉल करके उसको बर्थडे विश किया था कि तभी आसमान से एक चमकती चीज टॉम के ऊपर आकर गिरती है जिससे कि उसका पूरा फेस चेंज हो गया था। और भाई अब इसके पीछे क्या राज है ये तो हमें आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। जिसके बाद ही नेक्स्ट डे टॉम जब जॉब पर जाता है याथा उसे देखता है, उसे ढूंढ रहा होता है। वो उसे मिल तो जाता है लेकिन वो भी किसी और रूप में। फिर तो सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट में दिखाया जाता है। याथा टॉम के साथ में उसके अपार्टमेंट में जाता है और उसको अपने साथ में चलने के लिए बोल रहा होता है कि तभी उसे उसकी और जिम की फोटो दिखती है। जैसे ही वो उसे जिम के बारे में पूछता है, टॉम बोलता है कि उसे उसके पास्ट के बारे में फिलहाल तो अभी कुछ भी याद नहीं है कि तभी याथा के सामने एक शैडो अपीयर होती है, जहाँ पर दोस्तों ये पता लगता है कि वो शैडो ही असली टॉम है और वो याथा से उसे बाहर निकालने के लिए बोल रही थी। वहीं दूसरी तरफ बाम एक लड़के को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है क्योंकि उसने म्यूजियम की शॉप पे चीज से अपने दोस्त को जो मार दिया था, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वही चमकती बॉल थी, क्योंकि वो उसे क्लब में ले जाकर परेशान कर रहे थे। और ये सारी की सारी चीजें सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी हो गई थी। जब वो लड़का सब कुछ देख रहा होता है उसे तो कुछ भी पता नहीं होता है। बॉम फिर उस बॉल के बारे में याथा से पूछ रही होती है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि ये तो उन शापित चीजों में से है जो कि चोरी होने के बाद अचानक से गायब हो गई थी। और ये सुनते ही डॉम तो बहाना बनाकर इस बॉल की चोरी को ढूंढने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि वो बॉल उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। जैसे ही वो उस बॉल को टच करता है, बॉल चमकने लग जाती है और डॉम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ उसे एक आवाज आती है कि तुम्हें वहाँ पर एक मिशन पर भेजा गया था जिसे कि तुम्हें जल्द से जल्द पूरा करना होगा। तभी फिर अचानक से एक पुलिस ऑफिसर आकर उसे पकड़ लेता है, बॉम के पास में लेकर आता है, जहां बॉम उसे पूछ रही होती है कि आखिरकार वो कर क्या रहा था। और वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है कि मैं तो बस गलती से वहाँ पहुँच गया था। देखते ही देखते फिर एक आदमी उस बॉल को वापस से उस लड़के के पास में फेंक देता है और वहीं उस लड़के का एक दोस्त अचानक से जिंदा होकर वहाँ के एक डॉक्टर को मार डालता है, जो कि उसकी ऑटोप्सी कर रहा था। लिटरली दोस्तों ये तो गूज़बम्प वाला सीन था।
वेल तो वो वहाँ से भाग गया था और वहीं म्यूजियम आकर याथा डॉम से बोल रहा होता है कि आज के बाद कभी भी वो उस बॉल को टच नहीं करेगा। तो डॉम उसकी बात मान लेता है। तभी फिर बॉम ने भी उन्हें कॉल करके डेड बॉडी की जिंदा होकर भाग जाने की बात बता दी होती है, जिससे वो काफी परेशान हो जाते हैं। और वहीं वो लड़का अपने दोस्तों को एक जगह पर ले जाकर काफी बेरहमी से मारने लगता है कि तभी याथा आकर उन्हें रोकता है और गलती से उस बॉल को डॉम उठा लेता है। याथा को मारने ही लग गया था और धीरे धीरे याथा भी उस बॉल के वश में होने लग जाता है कि तभी बॉम और हॉप आकर उसे रोकते हैं, जिसके बाद ही टॉम को वो लोग एक रूम में बंद करके रख देते हैं, जहां याथा उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है और इसलिए अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही याथा वहाँ से जून को ये बोलकर चला जाता है कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और इसलिए तुम टॉम का ख्याल रखना। तो जून भी हाँ बोलती है। नेक्स्ट सीन में फिर हम एक येन नाम की लड़की को देखते हैं दोस्तों, जो कि योगा के लिए गई हुई होती है। तभी फिर एक और लड़की के बारे में पता चलता है जिसने कुछ समय पहले ही सुसाइड किया था और उसकी आत्मा येन के पास आ जाती है। वेल तो ऐसा क्यों हुआ ये तो हमें आगे ही पता चलेगा स्टोरी में। वहीं दूसरी तरफ निशा नाम की एक लड़की येन को पानी देती है और उसके बाद निशा येन को अपने घर लेकर आती है और उसे सूप देते हुए इसकी फैमिली के बारे में बात करने लगती है। ये सुनकर येन तो काफी शॉक हो जाती है कि आखिर इसे सब कुछ कैसे पता। जैसे ही फिर येन सूप पीती है ना तो उसे कुछ फील होने लग जाता है और यही हम उसकी फैमिली के बारे में जानते हैं दोस्तों, जहाँ येन उसके हस्बैंड कॉन्ग की दूसरी वाइफ है और जिस लड़की ने सुसाइड किया है ना वो कोई और नहीं बल्कि कॉन्ग की पहली वाइफ थी। फिर हम लिन को देखते हैं जो कि उसकी बेटी है और लिन येन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है क्योंकि उसकी माँ की डेथ येन की वजह से ही हुई थी और ऐसा उसे लगता है। जिसके बाद ही फिर निशा येन को कुछ एनर्जी वाले बीज लेकर जाने के लिए बोलती है। येन उन बीज को ले जाकर कॉन्ग को खिला देती है जिससे कि उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। वो दोनों ही वहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। जैसे ही लिन उन्हें इस हालत में देखती है वो तो काफी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कि वो अपनी पियानो प्रैक्टिस भी ठीक से नहीं कर पाती। जहाँ पर तभी एक लड़की लिन के पास आकर एक चुटकी बजाती है जिससे अचानक उसकी सारी की सारी टेंशन खत्म हो गई थी और वो अपनी प्रैक्टिस काफी अच्छे से करती है। वहीं दूसरी तरफ याथा एक ऑक्शन में एक चीज लेने के लिए पहुंचा हुआ होता है जिससे कि वो डॉम को ठीक कर सकता था और वो ऑक्शन की सभी चीजें खरीदने का फैसला करता है। जिसके बाद वो एक बार में आकर निशा से मिलता है, साथ ही उसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या लेने आई है। तो निशा उसे कुछ भी बताए बिना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे फिर याथा और निशा में ऑक्शन की चीजों के लिए बोली लगाई जाती है, जहाँ पर निशा हाई प्राइस देकर सब कुछ खरीद लेती है, लेकिन याथा हार नहीं मानता है। बहुत हाई प्राइस में उसने भी एक नेकलेस खरीद लिया था जो कि दोस्तों आंसुओं से बना हुआ था। लेकिन जब याथा निशा की तरफ देखता है तो वहाँ उसकी जगह उसकी डायरी रखी हुई होती है जिस पर वो लिख कर गई थी कि मेरी जीती हुई चीजें तुम रख सकती हो क्योंकि उन्हें तुमसे छीनने में मुझे काफी मजा आएगा। यहाँ पर येन के पास भी वो सारे बीज खत्म हो गए थे और इसलिए वो निशा के पास उन्हें लेने के लिए जाती है, जहाँ पर ये देखते ही काफी हैरान हो जाते हैं कि बहुत सारी औरतें ऑलरेडी लाइन में वो बीज लेने के लिए वहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन निशा वहाँ पर एक ही थैली रखकर चली जाती है जिससे कि सारी औरतें आपस में ही लड़ने लग गई थी। ये सब कुछ देखकर वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है और देखती है कि निशा ने कॉन्ग की काफी बुरी हालत कर रखी थी। वो तो काफी डर गई थी येन निशा को मारने के लिए। जैसे ही आगे बढ़ रही होती है कि तभी निशा येन को अपने वश में करके लिन को मारने के लिए बोलती है और वहीं लिन की टीचर उसे येन को मारने के लिए बोल रही होती है। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी गलती से कॉन्ग मर जाता है और ये देखकर लिन तो गुस्से में येन को ही मार डालती है और वहाँ से निकल गई थी। देखते ही देखते गाइस यहाँ पर ये पता चलता है कि किसी शैतानी शक्ति के वश में आकर बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को ही मार डाला था और लिन चलते चलते अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। जिन्होंने सुसाइड किया था वो सारे के सारे बच्चे भी उस जगह पर पहुंच गए थे और यहाँ पर गाइस हम ये देखते हैं कि ये सब कुछ निशा उस स्टैचू के कहने पर ही कर रही थी, जिसने कि सबसे पहले डॉम को अपने वश में किया था। वहाँ से गायब होकर वो निशा को मिल गया था। वही दूसरी तरफ याथा भी टॉम के पास पहुंचकर नेकलेस उसके पैरों में बांध देता है, उसे जॉब से निकाल कर वापस ही उसे घर भेज देता है, जिसके पीछे पक्का उसका कुछ ना कुछ प्लान तो जरूर होगा। तो वही नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को वापस से जिंदा करना चाहता था और वही डॉम जॉब के लिए एक फ्लावर शॉप पर पहुंचता है, जहां पर उसे निशा मिल जाती है और एक कस्टमर के रूप में वो डॉम को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका हाथ चलने लगता है। ये सब कुछ दोस्तों नेकलेस की वजह से ही हो रहा था जो कि उसे बुरी शक्तियों से प्रोटेक्ट कर रहा था।
जैसे ही याथा को इस बात का एहसास होता है वो फटाफट से पॉम के साथ में शॉप पर पहुंच जाता है जहां जिम वो चोरी का माल बेचने वाला था। तो शॉप ओनर उन्हें एक कार्ड देता है जिसके ऊपर बने हुए मार्क को याथा ने पहचान लिया था, क्योंकि वैसा ही मार्क निशा की बॉडी पर भी बना था और वो होप को इसके बारे में पता करने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का एक लड़की के पुतले को अपने घर लेकर आता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड का रूप देने लग जाता है। रास्ते में उस लड़के की नजर डॉम के ऊपर भी पड़ती है, जहाँ पर दोस्तों ये पता लगता है कि अरे भाई ये भी पहले एक पुतला ही था जिसका नाम डैन है और वो डॉम की पावर से जगा है। फिर तो वही डैन की बहुत सारी कोशिशों के बाद उसका लाया हुआ पुतला उसकी गर्लफ्रेंड में जिंदा हो जाता है, लेकिन उसका एक पैर अभी भी प्लास्टिक का ही था। नेक्स्ट डे फिर जून और डॉम म्यूजियम पार्क में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जब डॉम वॉशरूम जाता है तो वो देखता है कि शीशे में उसकी परछाई उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और वो जल्दी से ये बात जाकर याथा को बताता है और याथा होप के साथ में उसकी हेल्प के लिए निकल जाता है। डॉन और जूम अब घर वापस आ जाते हैं जहां डैन की गर्लफ्रेंड उनकी आवाज सुनकर डैन से डॉम का पैर लाने के लिए बोलती है और उसकी बात मानकर डैन भी जून को चाकू मारकर डॉम को किडनैप कर लेता है। जैसे फिर याथा और होप जून के पास पहुंचते हैं जहां होप जून को संभालता है और याथा डॉम को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वहीं डैन डॉम का पैर काटने ही वाला होता है कि तभी याथा उसे आकर मारने लगता है। डैन की गर्लफ्रेंड भी डॉम को टच करने वाली होती है, लेकिन नेकलेस की पावर उसे दूर फेंक कर दोबारा से उसे पुतला बना देती है, क्योंकि वो डॉम को प्रोटेक्ट जो कर रही थी कि तभी निशा आकर डैन को भी पुतला बना देती है। याथा को वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि डॉम एक खास दिन पर और भी ज्यादा पावरफुल होकर लौटेगा। वहीं दूसरी तरफ डॉम तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया होता है जहां उसके जैसा दिखने वाला लड़का उसे चुपचाप चीजें देखने के लिए बोलकर म्यूजियम का सीन दिखाकर खुद वहां पर चला जाता है और याथा को हग कर लेता है। उसकी ये चाल देखकर याथा भी समझ आता है कि ये डॉम नहीं है कि तभी वो लड़का सबको उसी रूम में बंद कर देता है। होप ने तो उसे पहचान लिया था और वो बताता है कि ये चैन है। साथ ही उन्हें उसकी स्टोरी सुनाती बोलता है कि ये बहुत पहले की बात है जब याथा का पैर खराब था और वो एक गांव में रहता था, जहां पर फिर एक दिन चैन उसे नाव में बेहोश मिला था, जहां गाथा ने उसकी जान भी बचाई थी, जिसके बदले में चैन ने अपनी पावर से याथा का पैर पूरी तरह से ठीक कर दिया था। ये देखकर याथा ने चैन को अपना छोटा भाई बना लिया। देखते ही देखते फिर पूरे गांव में एक खतरनाक बीमारी फैल गई थी, लेकिन फिर चैन ने बॉन नाम के एक लड़के को उसमें अपनी पावर से बचा लिया था। याथा चैन को रोकना तो चाहता था, लेकिन चैन ने उसकी एक बात भी नहीं मानी, जिसके बाद दोस्तों वही होता है जो कि याथा नहीं चाहता था कि सभी लोग चैन को जादूगर समझने लग गए थे और वो उसकी ही पूजा करने लगे थे। और फिर एक दिन याथा जब चैन से मिलने के लिए गया था, लोगों ने तो उसे चैन से मिलने ही नहीं दिया, जिसके बाद से ही फिर याथा ये डिसाइड करता है कि वो अब कब्जा करने वाली आर्मी को ज्वाइन करेगा। लेकिन आर्मी का मुखिया उनके सामने ये शर्त रखता है कि अगर वो उन्हें चैन से मिलवा देगा तो वो उसे आर्मी में रख लेंगे। याथा फिर उन्हें चैन से मिलवा तो देता है, लेकिन वो लोग याथा को धोखा देकर चैन को ही पकड़ लेते हैं और उसके सामने ही उन्होंने चैन को बेरहमी से जला दिया था। वेल तो जलते हुए चैन ने याथा को श्राप दिया था कि जब तक वो उसकी लाइफ में वापस आकर उसे खुद नहीं मार देता तब तक याथा जिंदा रहेगा, यानी कि अमर रहेगा। सबको सुनकर याथा तो अब रोने ही लग जाता है और चैन से डॉम के बारे में पूछता है, लेकिन चैन उससे कुछ कहे बिना ही डैन को वापस से ह्यूमन बनाकर वहां से चला जाता है कि तभी वहां पर रखा हुआ टेलीफोन अपने आप बजने लग जाता है। जैसे ही याथा उसे उठाता है तो डॉम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन बीच में ही कट जाता है। याथा फिर अपने फ्रेंड के पास में जाता है जिसने उसे ये टेलीफोन दिया था और वो उसे उस फोन की स्टोरी बता रहा होता है कि एक दिन याथा का फ्रेंड याथा को बचाते हुए मर गया था, जिसके बाद से ही याथा पूरी तरह से अकेला हो गया। और फिर एक दिन उसे ये टेलीफोन मिला जिससे कि याथा फिर से अपने दोस्त से बात कर पाया था और इसलिए वो उसे अपने म्यूजियम में ले आया था। जिसके बाद ही याथा और अब उसका दोस्त उस टेलीफोन के जरिए डॉम को भी इस दुनिया में लाने का फैसला करते हैं और बहुत कोशिशों के बाद फाइनली याथा के फ्रेंड ने उस पोर्टल को भी ओपन कर दिया था, जिसे वो लोग डॉम को तो देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही डॉम उस पोर्टल से बाहर आता है तो जून के पास रखे शीशे में बंद हो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ निशा भी अपने उन वश में किए गए बच्चों के साथ में मिलकर रिचुअल करके उस पुतले को वापस से जिंदा करने की कोशिश कर रही थी और बॉम इसके बारे में याता को खबर करती है, जहां याता होप और जून निशा के घर में पहुंच जाते हैं। लेकिन कोई सुपर नेचुरल पावर याता और होप को वही पकड़ लेती है कि तभी जून अंदर आकर टॉम को ढूंढते हुए निशा के पास पहुंच जाती है, जो कि टॉम की बॉडी की पूजा करके उस पुतले को जिंदा कर रही थी। जैसे ही फिर जून इसका रीजन उससे पूछती, वो बताती है कि चैन के जलने से पहले ही वो मेरे दादाजी से मिले थे और अब मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। और वही डेन टॉम की बॉडी लेकर जाने लगता है तो याता उसे रोक लेता है, जिससे कि दोस्त उनकी बातों से पता लग जाता है कि ये पुतला कुछ और नहीं बल्कि जले हुए चैन की बॉडी का है, जिसे कि याथा ने बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखा हुआ था। वेल तो निशा आकर याथा को सब कुछ ठीक करने के लिए बोलती है कि तभी याथा चैन के पुतले को अपनी स्टिक से तोड़ देता है, लेकिन इसका अब कुछ भी फायदा नहीं होता क्योंकि चैन तो अब डॉम की बॉडी में प्रवेश कर चुका था और देखते ही देखते वो याथा को भी जला देता है, जिससे याथा बसली टॉम के पास में पहुंच जाता है, जहां पर एक लाइट उन्हें चैन को रोकने का तरीका बताती है और याथा को ये सही लगता है। वो तो काफी इमोशनल हो गया था और डॉम को हक करके वहाँ से चला जाता है। वेल तो उसके बाद डॉम डैन की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और वहीं निशा चैन को रोकने की बहुत कोशिश भी करती है, लेकिन रुक नहीं पाती है कि तभी वो पास में रखे बॉस में रखा हुआ खून पीकर एक लाइट में बदल जाती है और याथा को जिंदा कर देती है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन जो नहीं था। जहाँ पर फाइनली दोस्तों याथा और चेन की जबरदस्त फाइट होती है, जहाँ याथा चेन को हरा देता है और चेन मरते हुए याथा से अपना श्राप हटाकर फाइनली उसे माफ भी कर देता है। लेकिन अचानक से होप की आंखें लाल हो जाती हैं और वही टॉम भी डैन की बॉडी से गायब हो गया था और अब सभी टॉम को ढूंढने लग जाते हैं कि आखिर वो कहाँ गया। लेकिन डैन तो उन्हें कुछ भी बताए बिना ही गायब हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों याथा और जून टॉम की बॉडी का काफी अच्छे से ख्याल रख रहे थे और इस उम्मीद में कि एक दिन टॉम वापस से आएगा। और दोस्तों अब इसी के साथ इस मिस्टीरियस से म्यूजियम मिडनाइट ड्रामा का भी एंड हो जाता है, लेकिन आगे की स्टोरी कंटिन्यू होगी सीजन 2 में। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो फटाफट से मेरे कमेंट बॉक्स को सीजन 2 से भर दीजिएगा, जैसे ही वो आएगा मैं जल्दी उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। स्टोरी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको ये स्टोरी पसंद आई या नहीं आई। नेक्स्ट टाइम आप कौन सा देखना चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।